सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस को, जिसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें स्ट्रक्चर को यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम स्ट्रक्चर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर का कंपैरिजन देखेंगे सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। और अगर आप सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाले टॉपिक में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता है। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली देखने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर इज़ अ वे टू ग्रुप वेरिएबल। स्ट्रक्चर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? वेरिएबल्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर इज कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। स्ट्रक्चर क्या है? डिसिमिलर एलिमेंट्स की एक कलेक्शन है। स्ट्रक्चर इज यूज टू क्रिएट डेटा टाइप। स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं एक नया डेटा टाइप बनाने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई भी डेटा रखाना है तो हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर डेटा को रखाएंगे। डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, वो इंट टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, कैर टाइप का हो सकता है, डबल टाइप का हो सकता है, बूल टाइप का हो सकता है और कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है। और अगर हमने मल्टीपल डेटा को स्टोर कराना है तो हमने एक कंसेप्ट देखा था एरेज का, कि अगर हम सेम टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स को रखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक एरे बना सकते हैं, जो कि क्या था? ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स था। बट उसमें एक कंडीशन थी कि वो तमाम वेरिएबल्स एक ही टाइप के होने चाहिए, सिमिलर एलिमेंट का एक ग्रुप होना चाहिए। तो एरे की डेफिनेशन क्या थी? एरे इज अ वे टू ग्रुप वेरिएबल्स, लेकिन वो सिमिलर टाइप के होने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कुछ नंबर्स रखाने हैं जो कि इंट टाइप के हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? इंट टाइप का एक एरे बना सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं एरे बनाता हूँ फ्लोट टाइप का तो वो तमाम एलिमेंट्स फ्लोट टाइप के होंगे। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि हम सिमिलर एलिमेंट का भी ग्रुप बना सकते हैं और डिसिमिलर एलिमेंट का भी एक ग्रुप बना सकते हैं, जो कि एरे के अंदर हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि एरे के अंदर सिमिलर एलिमेंट का एक ग्रुप होता है। हम क्या करते हैं? चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी डेटा स्टोर कराना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 को स्टोर कराना है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे इंट टाइप का एक वेरिएबल बना लूँगा और उसके अंदर स्टोर करा लूँगा 5। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे डेटा टाइप यूज़ करूँगा फ्लोट और यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करा लूँगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि इंट टाइप की, फ्लोट टाइप की, कैर टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कराना है तो हम क्या कर सकते थे? एरे को यूज़ कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या करना है? यहाँ पे इंट टाइप का एक एरे बनाना है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे लिखूँगा इंट, उसके बाद यहाँ पे एरे का नेम और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं क्या करूँगा? साइज मेंशन करूँगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 5 तो क्या होगा कि एक एरे बनेगा 5 एलिमेंट्स का, यानी कि यहाँ पे 5 वेरिएबल्स बनेंगे, बट उनकी टाइप क्या होगी? सेम होगी, इंट टाइप के होंगे। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फ्लोट टाइप का एरे बनाऊँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे इंट की जगह पे लिख सकता हूँ फ्लोट, तो क्या होगा? फ्लोट टाइप के 5 वेरिएबल्स बनेंगे। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसका साइज कुछ भी रख सकते हैं, तो इस तरह क्या होगा? 10 वेरिएबल्स बनेंगे। और अगर यहाँ पे मैं लिख दूंगा 50 तो क्या होगा? यहाँ पे 50 वेरिएबल्स बनेंगे, बट वो होंगे फ्लोट टाइप के। तो यहाँ पे 50 वेरिएबल्स वाला एक एरे बनेगा। तो एरे क्या होता है? एरे होता है सिमिलर एलिमेंट्स का एक ग्रुप। तो यहाँ पे 50 एलिमेंट्स बने, बट उनकी टाइप क्या है? सिमिलर है, फ्लोट है। बट यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर को, जो कि डिसिमिलर एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। उसमें आप सिमिलर एलिमेंट्स को भी रख सकते हैं
और डिसिमिलर एलिमेंट्स को भी स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करना है कि स्टूडेंट का डेटा लेना है। तो स्टूडेंट के डेटा में अगर आप देखें तो स्टूडेंट का क्या होगा, नेम होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट की एज होगी, स्टूडेंट का CGPA होगा, स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। तो ये जो सारा डेटा है ये डिसिमिलर है। जैसा कि अगर हम देखें स्टूडेंट का रोल नंबर इंट टाइप की वैल्यू होगी, नेम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी, इसी तरह स्टूडेंट का जो CGPA होगा वो फ्लॉट टाइप की वैल्यू होगी, स्टूडेंट की जो एज होगी अगेन वो इंट टाइप की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा है जो कि डिसिमिलर है। तो इस तरह के डेटा को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम क्या कर सकते हैं, या तो हम स्ट्रक्चर को यूज़ करें, डेटा को ग्रुप करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर सकता हूँ कि रोल नंबर के लिए एक इंट टाइप का वेरिएबल बना लूँ, इसी तरह नेम के लिए स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लूँ, स्ट्रक्चर को ना बनाऊँ। इसी तरह मार्क्स के लिए मैं क्या करूँ, यानी कि इंट टाइप का एक वेरिएबल बना लूँ और CGPA के लिए फ्लॉट टाइप का वेरिएबल बना लूँ। बट इसमें हमें एक दिक्कत देखने को मिलेगी कि अगर हम यहाँ पे कोई लार्ज प्रोजेक्ट को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कॉलेज के लिए या फिर यूनिवर्सिटी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें क्या होगा, स्टूडेंट का भी डेटा होगा, टीचर का भी डेटा होगा, फैकल्टी का भी डेटा होगा। तो अगर हम सेपरेट वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि स्टूडेंट के लिए भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे नेम वाला, टीचर्स के लिए भी नेम वाला वेरिएबल होगा, फैकल्टी के लिए भी नेम वाला वेरिएबल होगा। तो इस तरह हमें दिक्कत ये होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो नेम वाला वेरिएबल है ये स्टूडेंट का है, फैकल्टी का है, टीचर का है, किसका है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग ग्रुप बनाएंगे, टीचर्स के लिए एक अलग ग्रुप बनाएंगे और फैकल्टी के लिए एक अलग ग्रुप बनाएंगे। तो स्टूडेंट का जो ग्रुप होगा उसमें जस्ट स्टूडेंट वाले ही वेरिएबल्स होंगे और जो टीचर्स का ग्रुप होगा उसमें जस्ट टीचर्स वाले ही वेरिएबल्स होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिसिमिलर एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए एक ग्रुप बनाता हूँ, स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो स्ट्रक्चर हम किस तरह से बना सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप का नेम। स्ट्रक्चर की मदद से हम क्या करते हैं, एक नया डेटा टाइप बनाते हैं जिसकी मदद से हम डिसिमिलर एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा टाइप का नेम रखता हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट टाइप का एक डेटा टाइप बनेगा और यहाँ पे ब्लॉक बना के हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि इस स्टूडेंट टाइप का जो डेटा टाइप हम बना रहे हैं इसके अंदर कौन से वेरिएबल्स होंगे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ रोल नंबर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का रोल नंबर रखाएंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैट टाइप का एक एरे बना लेता हूँ नेम और उसका साइज़ यहाँ पे मैं रखता हूँ 30। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट टाइप का एक और वेरिएबल बनाता हूँ मार्क्स के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे एज के लिए भी वेरिएबल बना सकते हैं, CGPA के लिए भी बना सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट यहाँ पे 3 ही वेरिएबल्स को रखने वाला हूँ। एक चीज़ और आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी है कि जैसे ही हम ब्लॉक बनाते हैं तो उसके बाद हम सेमीकोलन नहीं लगाते, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर को बनाते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा कि ब्लॉक के बाद यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट एंड होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन ज़रूर लगाएंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि एक डेटा टाइप बना सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का एक डेटा टाइप बनाया और उसके अंदर हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 3 टाइप्स के वेरिएबल हैं हमारे पास। यहाँ पे एक रोल नंबर है, उसके बाद कैरेक्टर टाइप का एक एरे है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मार्क्स वाला एक वेरिएबल है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो आप मुझे यहाँ पे बताएं कि हमने ये डेटा टाइप बनाया तो इसकी वजह से कितनी मेमोरी कंज्यूम होगी। तो यहाँ पे कोई भी मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप बनाया। हमने डेटा टाइप को यूज़ करके वेरिएबल नहीं बनाया। जैसे हमारे पास एक इंट डेटा टाइप है, बट अगर हम इंट टाइप का वेरिएबल ही नहीं बनाएंगे तो मेमोरी कैसे यूज़ होगी। तो मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी क्योंकि हमने जस्ट यहाँ पे क्या किया, एक डेटा टाइप बनाया और कंपाइलर को बताया कि कंपाइलर साहब यहाँ पे हमने एक नया डेटा टाइप बना लिया है, इसका हम वेरिएबल बना सकते हैं, बट हमने बनाया नहीं है। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, पहले
डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट टाइप का भी एक वेरिएबल बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा जो कि है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम रखता हूँ एस। आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डेटा टाइप बनाया खुद से और यहाँ पे हमने क्या किया, उस डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया। तो अब यहाँ पे एस वाला जो हमारे पास वेरिएबल है ये कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। अब क्योंकि हमने डेटा टाइप का वेरिएबल बना लिया है तो अब मेमोरी कंज्यूम होगी। जस्ट डेटा टाइप बनाने से मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी, जब हम उस डेटा टाइप का वेरिएबल बनाएंगे तो उस वक्त मेमोरी कंज्यूम होगी। सो हम चलते हैं और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो हमने एक नया डेटा टाइप बनाया स्टूडेंट, जिसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स के वेरिएबल्स थे। एक था नेम और दूसरा था रोल नंबर एंड तीसरा हमारे पास था मार्क्स। सो हमने जो नेम वाला वेरिएबल बनाया था, दरअसल ये क्या था, एक कैरेक्टर टाइप का एरे था जिसका साइज था 30। तो कैरेक्टर 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, तो 30 यहाँ पे साइज था एरे का, तो क्या होगा, यहाँ पे 30 बाइट्स कंज्यूम होंगी। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर इंट टाइप का था, इंट 4 बाइट्स लेता है, तो क्या होगा, यहाँ पे 30 एंड 4 34 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स जो कि इंट टाइप का वेरिएबल था, तो ये भी 4 बाइट्स लेगा, तो 34 एंड 4 38। तो क्या होगा, जैसे ही हम स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे तो 38 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम होगी। सो हम चलते हैं डेफ C++ पे और ये देखते हैं कि हम इस वेरिएबल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कराया, बट अगर आप C लैंग्वेज से आ रहे हैं यहाँ पे C++ में, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमें एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता था स्ट्रक्ट। उसके बाद हम क्या कर सकते थे कि डेटा टाइप का वेरिएबल बना सकते थे। बट यहाँ पे C++ के अंदर ये जो कीवर्ड है ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे इसे ना लगाना चाहें तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया। अब अगर हम चाहें तो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को भी असाइन करा सकते हैं। तो इस वेरिएबल के अंदर दरअसल क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं। इस वेरिएबल के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। सो अगर हम चाहें तो एरे की तरह डिक्लेयर करते वक्त इसके अंदर वैल्यू असाइन करा सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है कि जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए होंगे उसी सीक्वेंस में आप यहाँ पे वैल्यू को असाइन कराएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल होगा रोल नंबर, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोल नंबर रखता हूँ 1। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेम होगा जो कि एक स्ट्रिंग हो सकती है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमर। उसके बाद कॉमा लगा के थर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास, मार्क्स। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मार्क्स रखता हूँ 90। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त उसके अंदर वैल्यू को असाइन करा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद भी वैल्यू को असाइन करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ रोल नंबर और रोल नंबर के अंदर मैं रखा देता हूँ 1। तो इस तरह हम वैल्यू को असाइन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर हम इस तरह वैल्यू को असाइन कराएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रोल नंबर किस स्टूडेंट का है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं S1 एंड S2। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट है और यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट है। अगर मैं रोल नंबर के अंदर असाइन कराऊंगा 1 तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर है या फिर सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल का नेम लिखेंगे S1, डॉट लगा के हम क्या करेंगे कि उसके मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। ये जो वेरिएबल्स हैं हम इन्हें कहते हैं मेंबर वेरिएबल्स। सो ये क्या होंगे, S1 का मेंबर वेरिएबल क्या है, रोल नंबर। उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू असाइन कराई। इसी तरह अगर हम नेम के अंदर वैल्यू रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल का नेम लिखेंगे S1, उसके बाद डॉट लगा के हम क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो S1 डॉट नेम, तो ये क्या होगा, फर्स्ट स्टूडेंट का नेम होगा।
तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन करा सकते हैं। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अमार। बट क्योंकि हम यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का एरे यूज़ कर रहे हैं तो हम इस तरह से वैल्यू को असाइन नहीं करा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, strcpy फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रिंग को कॉपी करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे s1 डॉट नेम और उसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे सेकंड पैरामीटर देना है जो कि हमारी वैल्यू होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट 1 के नेम के अंदर वैल्यू कॉपी होगी अमार। बट यहाँ पे भी हमें एक एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसके लिए हमें यहाँ पे एक हेडर फाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा, #include string.h। तो इस हेडर फाइल के अंदर ये वाला फंक्शन होता है strcpy। तो मैंने आपको स्ट्रिंग वाले टॉपिक में बताया था कि आप कैरेक्टर एरेज को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स को यूज़ करेंगे जो कि काफ़ी पावरफुल हैं और इजी हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैरेक्टर एरे की बजाय यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम, और यहाँ पे अगर यहाँ पे हम स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी वो होगी जस्ट स्ट्रिंग। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को असाइन करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ s1 डॉट नेम और उसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करा देते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, नेम के अंदर वैल्यू को असाइन करा सकते हैं। इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्क्स के अंदर भी वैल्यू को असाइन करा देता हूँ। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ को असाइन करा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इन्हें प्रिंट भी करा सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ रोल नंबर, और यहाँ पे हम जस्ट रोल नंबर नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे s1 डॉट रोल नंबर। सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन को एंड कर देता हूँ, और हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, और यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स और यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट 1 का नेम होगा और यहाँ पे स्टूडेंट 1 का मार्क्स होंगे। सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक नया डेटा टाइप बनाया जिसके अंदर हम डिसिमिलर एलिमेंट्स को रखा सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिसिमिलर एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। तो यहाँ पे जैसे ही हम स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, 3 मेंबर वेरिएबल्स होंगे, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। सो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर करते वक्त भी देखा कि हम वैल्यूज़ को किस तरह से असाइन करा सकते हैं, और डिक्लेयर करने के बाद हम वैल्यूज़ को किस तरह से असाइन करा सकते हैं, और यहाँ पे हमने उन वैल्यूज़ को प्रिंट भी कराया। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। और अगर हम चाहें तो एक वेरिएबल का डेटा दूसरे वेरिएबल के अंदर भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक और वेरिएबल है s2, सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे s2 का जो रोल नंबर है उसके अंदर असाइन करा देता हूँ s1 का रोल नंबर, और इसी तरह s2 का जो नेम है उसके अंदर मैं असाइन करा देता हूँ s1 का नेम। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, s2 का जो मार्क्स वाला वेरिएबल है उसके अंदर s1 के मार्क्स को असाइन करा देता हूँ। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं s2 और यहाँ पे s2 और यहाँ पे s2। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड स्टूडेंट का जो डेटा है वो सेम है जैसे कि हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा है, क्योंकि हमने क्या किया, फर्स्ट स्टूडेंट के डेटा को कॉपी किया सेकंड स्टूडेंट के डेटा के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि हम इसे शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं।
बजाय इसके कि मैं क्या करूं कि स्टूडेंट 1 का जो रोल नंबर है उसे रखाऊं स्टूडेंट 2 के रोल नंबर के अंदर, नेम को रखाऊं स्टूडेंट 2 के नेम के अंदर, और मार्क्स को यहाँ पे स्टोर कराऊं स्टूडेंट 2 के मार्क्स के अंदर, मैं क्या कर सकता था यहाँ पे डायरेक्टली S1 का जो डेटा है उसे रखा सकता था S2 के अंदर। तो हम इस तरह भी क्या कर सकते हैं कि डेटा को कॉपी कर सकते हैं। तो क्या होगा, स्टूडेंट 1 का जो रोल नंबर है वो चला जाएगा स्टूडेंट 2 के रोल नंबर के अंदर, स्टूडेंट 1 का जो नेम होगा वो स्टूडेंट 2 के नेम के अंदर चला जाएगा। इसी तरह इसके जो मार्क्स होंगे वो स्टूडेंट 2 के मार्क्स के अंदर कॉपी हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि हम यूज़र से किस तरह से ये डेटा ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो सेकंड स्टूडेंट है उसके डेटा को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे इसे भी रिमूव कर देता हूँ। और अब हम क्या करते हैं कि इसे भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यूज़र से हम वैल्यूज़ लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यूज़र को यहाँ पे एक मैसेज शो कराता हूँ, इंटर योर रोल नंबर। यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे रोल नंबर इंटर करेगा। तो हम क्या करेंगे, CN की मदद से यूज़र से वैल्यू लेंगे और उसे लगाएंगे रोल नंबर के अंदर। अब हम यहाँ पे जस्ट रोल नंबर नहीं लिखेंगे। अगर हम जस्ट रोल नंबर लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस स्टूडेंट का रोल नंबर है। चाहे आपने यहाँ पे एक ही वेरिएबल बनाया हो तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे S1 जैसे ही हमने वेरिएबल बनाया तो इसके अंदर 3 मेंबर वेरिएबल्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, जो कि इस स्टूडेंट के हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्टूडेंट का नेम लिखना पड़ेगा, यानी कि वो वाला वेरिएबल लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी आउट इंटर योर नेम। यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे अपना नेम इंटर करेगा। तो हम क्या करेंगे, उसे रखा लेंगे S1 डॉट नेम के अंदर। इसी तरह सी आउट इंटर योर मार्क्स। यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे मार्क्स इंटर करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे CN की मदद से S1 डॉट मार्क्स लेके के यूज़र से वैल्यू लेता हूँ। जैसे यूज़र यहाँ पे वैल्यूज़ इंटर करेगा तो वो S1 के रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स के अंदर आएंगी। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि S1 के रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स को यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो रहा है इंटर योर रोल नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोल नंबर एंटर करता हूँ 5। उसके बाद इंटर योर नेम, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम एंटर करता हूँ अमार। और उसके बाद यहाँ पे मैं मार्क्स इंटर करता हूँ 80। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें डेटा शो हो रहा है, रोल नंबर इज़ 5, नेम इज़ अमार एंड मार्क्स आर 80। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रिंग वाले टॉपिक में काफ़ी डिटेल में समझाया था कि अगर हम यूज़र से कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम CN की मदद से स्ट्रिंग लेंगे तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, स्पेस को डिलिमीटर मानेगा। अगर यहाँ पे हम एक वर्ड से ज़्यादा वाली स्ट्रिंग को इंटर कराएंगे तो यहाँ पे हमें इशू देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। हमें यहाँ पे शो रहा है इंटर योर रोल नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोल नंबर एंटर करता हूँ 2 और यहाँ पे नेम में एंटर करता हूँ फरहान और अली। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे फरहान को तो रखाएगा स्ट्रिंग के अंदर। जैसे ही हम यहाँ पे स्पेस देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंपाइलर इसे डिलिमीटर मानेगा। कंपाइलर समझेगा कि स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही हम स्पेस देंगे तो कंपाइलर समझेगा कि स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब क्या होगा, जस्ट फरहान ही जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपाइलर ने क्या किया, फरहान को रखाया स्ट्रिंग के अंदर। जैसे ही हमने यहाँ पे स्पेस दी तो कंपाइलर ने समझा कि स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पे अली लिखा तो कंपाइलर ने क्या किया, इसे तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने की कोशिश की। हालांकि अली यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग है और तीसरा हमारे पास जो वेरिएबल था वो था मार्क्स वाला, जो कि इंट टाइप की एक वैल्यू थी। इसलिए यहाँ पे कंपाइलर ने हमें मार्क्स को इंटर कराने का मौका ही नहीं दिया और यहाँ पे हमें डेटा शो करा दिया, रोल नंबर इज़ 2, नेम इज़ फरहान। और यहाँ पे क्योंकि कंपाइलर ने अली को स्टोर कराया मार्क्स के अंदर
और अर्ली स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू थी, मार्क्स इंट टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ पे इसीलिए हमें मार्क्स के अंदर गार्बेज वैल्यू देखने को मिल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक वर्ड की बजाय मल्टीपल वर्ड्स वाली स्ट्रिंग को इंसर्ट कराएं, तो मैं स्ट्रिंग वाले टॉपिक में काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि हम मल्टीपल वर्ड्स वाली स्ट्रिंग को किस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं। मल्टीपल वर्ड्स के लिए हम क्या करेंगे, CN की बजाय गेट लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कमेंट करता हूँ और हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे गेट लाइन फंक्शन को। और गेट लाइन के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं CN, कि हमने क्या करना है, कीबोर्ड से वैल्यू लेनी है। और यहाँ पे सेकंड पैरामीटर के तौर पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नेम लिखेंगे। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि यूज़र से मल्टीपल वर्ड्स वाली स्ट्रिंग को इंटर करवा सकते हैं। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर यूर रोल नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोल नंबर एंटर करता हूँ 5। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें नेम इंटर करने का मौका नहीं मिला और हमें यहाँ पे शो हो रहा है इंटर यूर मार्क्स। ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसे। यहाँ पे दरअसल क्या होता है कि अगर हम CN का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जस्ट हमें एक ही वर्ड इंटर करवाने को मिलता है। और अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल वर्ड्स को इंटर करवाएं तो हम यहाँ पे गेट लाइन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें एक और दिक्कत देखने को मिल रही है कि यहाँ पे हमें स्ट्रिंग को इंटर करवाने का मौका ही नहीं मिल रहा। दरअसल क्या होता है कि अगर हम CN के बाद गेट लाइन फंक्शन को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बफर से उठाई जाती है। दरअसल क्या होता है कि जैसे ही हम कीबोर्ड से वैल्यू इंटर करवाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा CN_S1 डॉट रोल नंबर, तो क्या होगा, CN की वजह से वैल्यू हम देंगे कीबोर्ड से। कीबोर्ड से जैसे ही हम वैल्यू देंगे तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को रखाता है यहाँ पे वेरिएबल के अंदर। बट यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वैल्यू जाने से पहले वैल्यू क्या होती है, बफर में जाती है। जैसे ही हम कीबोर्ड से डेटा एंटर करते हैं तो डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं जाती, दरमियान में हमारे पास एक बफर होता है जिसके अंदर वैल्यू जाती है। बफर से फिर वैल्यू जाती है वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम कीबोर्ड से रोल नंबर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया 5, तो 5 जाएगा बफर के अंदर। उसके बाद बफर से वैल्यू जाएगी इस वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ चुकी है 5 और बफर के अंदर वैल्यू है 5। तो अब क्या होगा, यहाँ पे बफर एम्प्टी होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि जैसे ही हम CN के बाद गेट लाइन फंक्शन को यूज़ करते हैं तो बफर एम्प्टी नहीं होता, बफर के अंदर वैल्यू पड़ी होती है। तो वही वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर जाती है, जिसकी वजह से हमें वैल्यू को इंटर करवाने का मौका नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि न्यू वैल्यू इंटर करवाने से पहले बफर का एम्प्टी होना ज़रूरी है। ये हर बार नहीं होता, बट यहाँ पे जैसे ही हम CN के बाद गेट लाइन फंक्शन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें ये इशू देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग लेने से पहले बफर को एम्प्टी करना पड़ेगा ताकि बफर से वैल्यू ना उठाई जाए। हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, जस्ट आपने यहाँ पे ये जहन में रखना है कि CN के बाद जब भी आप गेट लाइन फंक्शन को यूज़ करें तो दरमियान में आपने क्या करना है, बफर को एम्प्टी कराना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CN डॉट इग्नोर। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंपाइलर क्या करेगा, बफर को इग्नोर करेगा और यहाँ पे न्यू वैल्यू लेगा कीबोर्ड से। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर यूर रोल नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोल नंबर एंटर करता हूँ 2 और यहाँ पे नेम की जगह पे मैं एंटर करता हूँ टेक्निकल अमर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चैनल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल वर्ड्स को यहाँ पे इंसर्ट करवाया। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 90। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिला और यहाँ पे हमें शो हो रहा है रोल नंबर इज़ 2, नेम इज़ टेक्निकल अमर चैनल और यहाँ पे मार्क्स आर 90।
सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपने क्या करना है, जस्ट वन वर्ड वाली स्ट्रिंग को इंटर करवाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे CN का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स वाली स्ट्रिंग को इंटर करवाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गेट लाइन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले CN डॉट इग्नोर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इशू C लैंग्वेज में भी देखने को मिलता है कि जैसे ही हम CN के बाद क्या करते हैं, वैल्यू लेते हैं यूज़र से एज ए स्ट्रिंग, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे f फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। बट C++ में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इग्नोर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम किस तरह से एक नया डेटा टाइप बना सकते हैं और किस तरह से हम डिसिमिलर एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एरेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर के साथ। सो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का डेटा लिया, हो सकता है कि यहाँ पे हमने 10 स्टूडेंट का डेटा लेना होता या फिर 50 स्टूडेंट का डेटा लेना होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 50 वेरिएबल्स बनाते नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे 50 वेरिएबल्स वाला एक एरे बनाते हैं और उसे हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हम एरेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम फंक्शंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर के साथ। सो स्ट्रक्चर से रिलेटेड और भी पार्ट्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।